Welcome to VS Educational Place BPSC 142 by SV Crazy Hacks। वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। गाइस अभी हम पढ़ते हैं इकाई 8। यहाँ से हमारे खंड 3 की शुरुआत होती है। पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति। गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है क्योंकि आप सबको पता है पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं। आइए गाइस जान लेते हैं इस यूनिट के बारे में डिटेल में, जो कि एग्ज़ाम में भी यूनिट बहुत ज़्यादा आती है। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आता है परिचय, जो कि इस चैप्टर में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी को भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में पता ही होता है। तो आइए गाइस हम बस उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसमें बताने वाली कोई बात है नहीं। चलिए गाइस परिचय को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संघर्ष की जड़ें। आखिर ये सब शुरू कब से हुआ, हम शुरुआत से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच काफ़ी जटिलता और शत्रुता रही है, ये सबको ही पता होता है। एक मजबूत भावनात्मक संस्कृति बंधन है बीच में, जिसकी वजह से प्यार और नफ़रत का रिश्ता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान संबंधों में बहुत कुछ है। इसे दुश्मनी और आपसी रंजिश के पीछे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण माने जा सकते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है कि भारत को पहले विभाजित किया गया, उसके बाद स्वतंत्रता दी गई और ये सब वहीं से शुरू हुआ। राष्ट्रीयत्व की विभिन्न अवधारणाएं। भारत कई भाषाओं, जातियों, धर्मों और संप्रदायों और जातीय पहचान के साथ एक बहुल देश है। भारतीय संविधान सभी को समानता के अधिकार की गारंटी देता है। धर्मनिरपेक्षता संविधान में निहित है। भारतीय राज्य से सभी धर्मों को समान मानने और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में उभरा, जिसमें हिंदू बहुसंख्यक आबादी और एक बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक के अलावा कई अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक थे। इसके अलावा पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी और एक बड़े हिंदू अल्पसंख्यक और सिख समुदाय के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में उभरा। देशी रियासतें। दोनों देशों के बीच संघर्ष का एक अन्य स्रोत पूर्व रियासतें थी। जो पहले से रियासत थी वो थी 680 रियासतों को ब्रिटिश शासकों ने ये तय करने की स्वतंत्रता दी कि दोनों उपनिवेशों में से कौन से उपनिवेश में शामिल होना चाहते हैं। अधिकांश मुस्लिम बहुल रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई और हिंदू बहुल राज्य भारत में शामिल हुए। लेकिन इसके कई अपवाद भी थे। कुछ रियासतों की अलग अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या कुछ अजीबोगरीब भौगोलिक प्रवृत्तियां थीं। उनके फैसले और पूर्वाग्रह ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों के भविष्य पर एक लंबी छाया डाली। जम्मू और कश्मीर का परिग्रहण और 1948 का पहला भारत पाकिस्तान युद्ध। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल रियासत थी जिस पर एक हिंदू राजा महाराजा हरी सिंह का शासन था। वे चाहते थे उनका राज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में बना रहे, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के अनियमित बलों और काबिली लड़ाकों के साथ कश्मीर पर आक्रमण हो जाता है, जिससे वे रोक नहीं पाते और हिंसा की घटना हो जाती है, जिसमें परिणाम स्वरूप मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है। हरी सिंह भारत से मदद की अपील करते हैं, जिसमें गवर्नर जनरल भारत द्वारा कोई सहायता प्रदान करने से पहले भारत में विलय होने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के ऐसा प्रस्ताव रखते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। कश्मीर के लोकप्रिय आंदोलन के नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कश्मीर के आक्रमणकारियों से बचने के लिए भारतीय सेना को भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया और इसे संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया। ऐसा दर्जा जो गारंटी देता है कश्मीर को संचार, विदेशी मामलों और रक्षा के अलावा हर चीज़ की स्वतंत्रता
प्राप्त कराता है। इसके बाद उसी दिन भारतीय सैनिक श्रीनगर में पहुंच के घाटी से पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को खदेड़ने का अभियान शुरू कर देते हैं। ये पहला भारत पाकिस्तान युद्ध था जो 1947-48 में हुआ था। ये एक भयंकर युद्ध था। दोनों सशस्त्र बलों से सीमित होने के कारण युद्ध को विराम दे दिया जाता है और इसके बाद लगभग 2/3 कश्मीर भारत के पास रहता है और बाकी पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास चला जाता है। चीन द्वारा तिब्बत पर अपना अधिकार स्थापित करने और शिनजियांग में अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने के बाद चीन सेना पूर्वोत्तर लद्दाख में प्रवेश किया, जिसमें चीन ने अक्साई चीन में एक सैन्य सड़क का निर्माण किया, जहां पे लद्दाख की सीमा से लगे पूर्वोत्तर क्षेत्र अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। चीन ने भारत का दावा है कि अक्साई चीन कश्मीर के तत्कालीन रियासत का एक पूर्वी हिस्सा है, जबकि चीन का दावा है कि वह शिनजियांग का हिस्सा है। भारत चीन युद्ध समाप्त हुआ। भारत का अपने जम्मू कश्मीर क्षेत्रों पर दावा है जो पाकिस्तान और चीन दोनों के अवैध कब्जों में है। सियाचिन ग्लेशियर 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर के 80% से भी अधिक हिस्से पर कब्जा कर लिया। साल्टोरो रिज और सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम की ओर एक रणनीतिक स्थान, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में युद्ध विराम समझौते पर सीमांकित नहीं किया था। भारत ने सियाचिन में सैन्य अभियानों के दौरान लगभग 1000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। भारत और पाकिस्तान ने 1980 और 1990 के दशक के दौरान ग्लेशियर में रणनीतिक स्थिति लेने के लिए युद्ध अभियान शुरू किया। 2003 में एक युद्ध विराम का काम किया। भारत सियाचिन ग्लेशियर और उसके सभी सहायक ग्लेशियरों के साथ साथ साल्टोरो रिज के सभी मुख्य दरारों और लकीरों पर नियंत्रण रखता है। पाकिस्तान साल्टोरो रिज लाइन के स्पर के साथ निचली ऊंचाइयों पर पोस्ट रखता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए हैं 1947 से 1948 तक, जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद 1965 से 1971 तक, जो अब हम पढ़ेंगे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो एक लघु युद्ध है, वो भी हम पढ़ेंगे। उस टाइम दोनों के पास परमाणु शक्तियाँ थी। आइए गाइस पढ़ते हैं 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ये दूसरा युद्ध था भारत पाकिस्तान के बीच, जिस टाइम शीत युद्ध की तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया था, क्योंकि प्रचुर अमेरिकी सैन्य सहायता पाकिस्तान को मिल रही थी। भारतीय गुटनिरपेक्षता तथा जो अमेरिका को पसंद नहीं था, गुटनिरपेक्षता जो अमेरिका को पसंद नहीं था। भारत चीन सीमा के युद्ध के बाद चीन और पाकिस्तान करीब आ गए थे। पाकिस्तान चीन को यह समझाने में सक्षम था कि सेंटो में सीट की सदस्यता चीन के खिलाफ निर्देशित नहीं है। 1948 के पहले कश्मीर युद्ध ने पाकिस्तान रणनीतिकों को आश्वस्त कर दिया कि वह भारत के साथ केवल समयुद्ध ही लड़ सकते हैं। 1965 में रणनीति के 2 भाग थे। पहला पाकिस्तान डिज़ाइन जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़ और छापेमार अभियानों को प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना। पाकिस्तान सशस्त्र बलों 5 अगस्त 1965 को लगभग 30,000 प्रशिक्षित घुसपैठियों को भेजना और योजना लोकप्रिय विद्रोह को भड़काना और बुनियादी ढांचे को तोड़फोड़ करना थी। भारतीय सेना के भौतिक बुनियादी ढांचों और आपूर्ति और संचार लाइनों को नष्ट करने के लिए एक छापेमार युद्ध शुरू किया। पाकिस्तान का योजना का दूसरा भाग 1 सितंबर 1965 को सामने आया, जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर हमला किया। ऑपरेशन शुरू करके जवाब दिया। भारतीय सेना ने हाजीपुरी, तीथवाल और कारगिल की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। युद्ध 17 दिनों तक चला। दोनों पक्षों में हज़ारों लोग मारे गए। सबसे बड़ी टैंक लड़ाई के रूप में
देखा जाता है इसको। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने राजनयिक पहल के बाद युद्ध को विराम देने की मध्यस्थता की। ताशकंद घोषणा पत्र। सोवियत संघ ने विवाद को शांतिपूर्ण समाधान के लिए अच्छे पदों की पेशकश की। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति अयूब खान ने मुद्दों पर चर्चा की और 4 से 10 जनवरी के दौरान ताशकंद में मुलाकात की। भारत के प्रधानमंत्री ने कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों की वापसी की मांग की। आश्वासन दिया कि भविष्य में पाकिस्तान ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। उन्हें पाकिस्तान को नो वॉर पैक्ट की पेशकश की। राष्ट्रपति अयूब खान ने इस बात पर अड़े रहे कि कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की जाए, जनमत संग्रह करने की मांग की जाए। अतः दोनों पक्षों में सहमत हुए और 10 जनवरी 1966 में ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों में 5 अगस्त 1965 पर सेना वापस लेने पर सहमत हुए। हाजीपरी और अन्य पाकिस्तानी क्षेत्रों को वापस करने पर सहमत हुए। वे एक दूसरे के खिलाफ प्रचार को बढ़ावा नहीं देने पर भी सहमत हुए। ताशकंद घोषणा पत्र पर शांति समझौता बनाया और शत्रुता को समाप्त कर दिया। 10 जनवरी 1966 को समझौते पर हस्ताक्षर किए और संयोग से उसी रात ताशकंद में प्रधानमंत्री शास्त्री का निधन हो गया। 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की मुक्ति। पाकिस्तान इस तरह से विभाजित था कि उसके 2 प्रमुख भाग पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान भारत के क्षेत्र के एक दूसरे से लगभग 1600 किलोमीटर अलग हो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषी लोगों के कब्जे में था, जिसमें पाकिस्तान की आबादी का 60% हिस्सा था। पूर्वी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी पाकिस्तान के व्यापारियों का वारसा था। पाकिस्तान 2 आधिकारिक भाषाओं के रूप में उर्दू और बंगाली के साथ द्विभाषीय देश हो सकता था, लेकिन उर्दू भाषा को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया और बंगाल भाषा के दावों को खारिज कर दिया गया। बड़े पैमाने पर विरोध के बाद ही 1954 में बंगाली को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। जातीय कलह के बीज बोए गए और आर्थिक कारकों के साथ संयुक्त भाषी और जातीय विभाजन में पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष का प्रचार हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान के वारसत्व के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में आक्रोश को मजबूती मिल गई थी। 1970 में अवामी लीग ने पाकिस्तान की 313 सीटों में से 169 सीटें जीती। उसके बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री पद से वंचित कर दिया। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल याह्या खान ने मुज्जूबी को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान पर मार्शल लॉ लगा दिया। पूर्वी पाकिस्तान को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। एक मजबूत जातीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह कर दिया और मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान शासन का विरोध करने के लिए हथियार उठा लिए। बंगाली भाषी आबादी के दमन और नरसंहार का जवाब दिया। पाकिस्तान सेना ने 3 लाख से 30 लाख के बीच लोग मारे गए। 9 मिलियन शरणार्थियों ने भारत में प्रवेश किया। पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़ते ही युद्ध के बादल महीनों से लटके हुए थे। पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर 1971 को श्रीनगर के बाड़मेर तक पश्चिमी मोर्चे पर 8 हवाई क्षेत्रों में पूर्वव्यापी हमला किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को बताया कि हमें युद्ध के लिए मजबूर किया गया है। कोलकाता के पास एक अवामी लीग के नेतृत्व वाली निर्वासित सरकार थी, जिसे भारत ने मान्यता देने से परहेज किया। पाकिस्तान वायुसेना द्वारा पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय ठिकानों पर हमला करने के संक्षिप्त लेकिन खूनी थे और इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश की मुक्ति हुई। भारतीय सशस्त्र बलों ने भी पश्चिमी मोर्चे पर भारी क्षति पहुंची।
भारत ने लगभग 15,010 किलोमीटर पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना को सचमुच नष्ट कर दिया। युद्ध 13 दिन तक चला और भारत पाकिस्तान दोनों में लगभग 3800 सैनिक युद्ध के मैदान में मारे गए। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के कमांडर जनरल के नियाज़ी ने ढाका को आत्मसमर्पण कर दिया। अपनी सर्विस रिवॉल्वर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल JKS अरोरा को दे दी। 90,000 पाकिस्तानी सैनिक कर्मचारियों को भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। इस प्रकार पाकिस्तान ने अपनी 60% आबादी को खो दिया और उनकी सेना का 1/3 भाग बंदुआई में था। जीत के बाद भारत ने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। 1970 में अवामी लीग ने पाकिस्तान की 313 सीटों में से 100 इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी नेतृत्व को स्पष्ट कर दिया कि भारत की महत्वाकांक्षाएं क्षेत्र नहीं है, ना ही प्रतिशोधी और ना ही विस्तारवादी। 2 अगस्त 1972 को भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिस तहत पूर्व युद्ध में सभी 93,000 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने की सहमति हुई। शिमला समझौते के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। प्रत्येक द्विपक्षीय दृष्टिकोण के साथ मध्यम में सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धताएं, 2 लोगों के बीच संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहकारी संबंधों की नींव बनाएं। जम्मू और कश्मीर में LOC की अहिंसा को बनाए रखने के लिए 3 दिन बाद भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। कारगिल युद्ध 1999। 1971 के युद्ध के बाद 1990 के दशक में उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं पर सैन्य उपस्थिति स्थापित करके सियाचिन पर नियंत्रण करने के लिए दोनों देशों द्वारा किए गए प्रयासों के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। 1990 के दशक के बाद पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन किया। मई 1999 में दोनों देशों पर परमाणु भी हो गए। द्विपक्षीय संबंधों में एक नया आयाम जोड़ा गया। कारगिल परमाणु हथियारों के साथ 2 देशों के बीच पहला पारंपरिक युद्ध था। युद्ध 3 मई से 26 जुलाई तक के बीच लड़ा गया। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों ने भारत के कारगिल क्षेत्र में लगभग 132 उच्च ऊंचाई वाले सुविधाजनक बिंदु पर कब्जा कर लिया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की ओर है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। घुसपैठ का पता चलते ही ऑपरेशन विजय में लगभग 2 लाख भारतीय सेना को लामबंदी देखी गई। बेहद कठिन इलाके और बेहद कठोर मौसम की स्थिति में लड़ाई को अंजाम दिया गया। LOC पार किए ऊंचाई पर जाकर अंजाम दिया। अभियान को घुसपैठियों द्वारा अतिक्रमण की गई लगभग 70 से 80% लकीरों को धीरे धीरे वापस ले लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संकट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने
संघर्ष को कम करने के लिए अमेरिका की मदद मांगी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री को कहा एलओसी से भारतीय पक्ष के सभी पाकिस्तानी बलों को वापस लेने के लिए कह दिया। वाशिंगटन के समझौते के बाद अधिकांश लड़ाई धीरे धीरे रुक गई। पाकिस्तानी सेना और जाहिद एलओसी के भारतीय हिस्से में पोजीशन बनाए हुए थे। समन्वय से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक अंतिम हमले शुरू किए और पाकिस्तानी बलों को दराश उपक्षेत्र को खाली कर दिया। लड़ाई समाप्त हो गई और ये 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण युद्ध के मोर्चे पर जारी लड़ाई से पीछे हटना पड़ा पाकिस्तान को। ये सशस्त्र बलों और उनके राजनीतिक नेताओं की असफलता थी। घुसपैठ एक सफल शांति प्रक्रिया के महीनों के भीतर हुई थी, जब भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तानी समीक्षक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत के लिए लाहौर जाने के लिए बस से गए थे। भारत ने इसे उस विश्वासघात के रूप में देखा जिसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की यात्रा के दौरान पाकिस्तान नेतृत्व में दोहराया था। हालांकि कारगिल संघर्ष में कश्मीरवाद को अंतर्राष्ट्रीय फोकस में ला दिया गया, साथ ही दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए एलओसी पर वैधता को भी सभी ने समझा। सिंधु जल संधि 1960 सीमा के दोनों किनारों पर लाखों लोगों के लिए जीवन और मृत्यु के मुद्दे को शांति से 60 वर्षों तक पालन किया जा सकता है। सिंधु जल संधि ताकि देशों के बीच शांति को लाया जा सके। कूटनीति और भारत पाकिस्तान कूटता और शत्रुता अपवाद है। विश्व बैंक द्वारा दलील दी गई कि सिंधु जल संधि सिंधु नदी प्रणाली के पानी को विभाजित करती है और दोनों देशों के आधार को दायित्व को निर्धारित करती है। सिंधु नदी चीन के दक्षिण पश्चिमी तिब्बत साबियत क्षेत्र से निकलती है और कश्मीर क्षेत्र से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में अरब सागर में मिल जाती है। यह कई सहायक नदियों से मिलती है, विशेष रूप से पूर्व पंजाब के मैदानों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी से। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी। हेडवर्कर्स भारत में थे और पानी ले जाने वाली नहर पाकिस्तान से होकर बह रही थी। जल बंटवारा अन्य सभी मुद्दों की तरह हो सकता था कूटता और विवाद में, लेकिन भारत ने 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान के पानी प्रवाह को रोक दिया। अतः डोमिनियन समझौते में भारत को वार्षिक भुगतान के बदले बेसिन के पाकिस्तान हिस्से में पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता थी। स्टॉपगैप व्यवस्था थी। यह एक स्टॉपगैप व्यवस्था थी। अमेरिकी परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व प्रमुख डेविड लिली एंथल का धन्यवाद, जो 1951 में इस क्षेत्र में आए और सुझाव दिया कि भारत और पाकिस्तान संयुक्त रूप से सिंधु संधि प्रणाली को विकसित और प्रकाशित करने के लिए समझौते की दिशा में काम करना चाहिए। विश्व बैंक ने सलाह को वित्त पोषण के साथ विश्व बैंक आगे आया। इसके सदस्य देश वित्त के लिए सहमत हुए। एक जीत-जीत समाधान पर काम किया और दोनों देशों के बीच राजनीति ने लगभग 10 वर्षों तक अंतिम निर्णय में देरी की। सिंधु जल संधि पर अतः 19 सितंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति अय्यूब खान ने हस्ताक्षर किए। टैंक 2 कूटनीति 1990 के दशक में भारत में कई प्रस्ताव दिए गए और संबंधों को सुधारने का एकतरफा कदम उठाया। सकारात्मक माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की सरकार ने लोगों के संपर्क को प्रोत्साहित किया। शिक्षाविदों और मीडिया कर्मियों के बीच अधिक संपर्क था। सीमा पर व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया। इसे
ट्रैक द्वितीय कूटनीति के नाम से जाना जाता है, उच्च स्तर के संपर्क किया गया। समग्र संवाद 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को आक्रामकता और समर्थन बेरोक रहा। शत्रुतापूर्ण व्यवहार के बदले की दृष्टि से पाकिस्तान को शामिल करने के लिए कई साहसिक कदम उठाए गए। दोनों देश परमाणु संपन्न थे। भू रणनीतिगत बातचीत को पुनर्जीवित करने का फैसला हुआ। 8 पहचाने गए विषयों पर चर्चा करने के लिए वार्ता का दौर आयोजित किया गया। CBM सहित शांति और सुरक्षा, जम्मू कश्मीर, साइचिनिया तुलबुल नेविगेशन परियोजनाएं, सरक्रीक व्यापार, आर्थिक सहयोग, आतंकवाद, नशीली दवाइयों की तस्करी, विभिन्न क्षेत्रीय में मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान। बातचीत शुरू हुई इन मुद्दों पर, लेकिन किसी का भी कोई विशेष सहमति नहीं बन पाई। लाहौर यात्रा। प्रधानमंत्री वाजपेयी का विचार था कि एक देश अपनी मित्रता चुन सकता है, पड़ोसी नहीं। चुनौतियों से बेपरवाह होने फिर फरवरी 1999 में दिल्ली लोहार बस सेवा उद्घाटन यात्रा का फैसला किया। भारत द्वारा सबसे व्यापार और उच्च रूपरेखा का कार्य था। यात्रा के अंत में लाहौर घोषणा पत्र, CBM पर एक समझौता ज्ञापन और एक संयुक्त व्यक्तित्व था। बकाया मुद्दों को हल करने और सहयोग की टिकाऊ संरचना स्थापित करने के लिए शिमला समझौते के ढांचे में द्वितीय प्रक्रिया के माध्यम से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आतंकवाद। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्रियों के स्तर पर नियमित राजनयिक वार्ता करने के लिए सहमति बनी। आगरा शिखर सम्मेलन। कई आतंकवादी घटनाओं के बावजूद प्रधानमंत्री वाजपेयी ने समग्र वार्ता को फिर से शुरू करने की प्रतिबद्ध थे, जिससे उन्होंने शुरू किया। वाजपेयी ने दिल्ली में जन्मे पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को नई दिल्ली में आमंत्रित किया। आमंत्रण पत्र में वाजपेयी ने गरीबी को दोनों देश के बीच साझा दुश्मन बताया। कश्मीरी मुद्दे पर चर्चा करते हुए सहमत हुए। लाहौर की भावनाओं को पुनर्जीवित करना चाहा। समग्र वार्ता को फिर से शुरू करना था, विश्वास कायम करना था, एक तरफा कदम उठाया था। पाकिस्तानी मछुआरों की रिहाई, कश्मीरी लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए LOC खोनाए। पाकिस्तानी छात्रों को भारत में अध्ययन के लिए फेलोशिप की पेशकश। पाकिस्तान से आयात पर शुल्क में कमी और आयात में शुल्क में कमी। सैन्य अभियानों के महानिदेशक को अपने समक्ष में मिलाने के लिए भेजने की तैयारी, ताकि दोनों सेनाओं के बीच नियमित संपर्क हो सके। प्रतिरोधी कूटनीति। 1990 के दशक में आतंकवाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी, तो 2001 में भारतीय संसद पर कायराना हमला हुआ। उसके बाद 1 अक्टूबर 2001 में फिर से जम्मू कश्मीर में विधायकी पर हमला किया गया। भारत ने पाकिस्तान पर सैन्य रूप से सामना करने का फैसला किया। कारगिल संघर्ष के बाद सबसे बड़ी सैन्य लामबंदी ऑपरेशन प्रतिक्रमा शुरू की। पाकिस्तान के साथ सभी संपर्कों को रोक दिया या काफ़ी कम कर दिया। प्रतिरोधी कूटनीति के रूप में इसको जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2002 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों को वापसी हुई। आतंकवाद मूल मुद्दा। पाकिस्तान के साथ भारत में आतंकवाद मुख्य मुद्दा रहा। भारत में लगभग हमेशा संयम से जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में सीमा पर आतंकवाद के खतरे को लाया।
दृष्टिकोण स्थायी आधार पर अपने व्यवहार को बदलने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का है। अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारत को कोसने में लिप्त रहती है पाकिस्तान की सरकार। ज्ञात आतंकवादी संगठन होने के बावजूद उनके नेताओं स्वतंत्र रूप से संचालित करती है। भारत विरोधी प्रचार गतिविधियों में खुले तौर पर शामिल होने की अनुमति देती है पाकिस्तान की सरकार। 2014 से पाकिस्तान के प्रति भारत की नीति। 2014 के आम चुनाव में भाजपा और उसके एनडीए सहयोगियों के चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क राष्ट्राध्यक्षों को सभी सरकारों को आमंत्रित किया। नई सरकार ने अपने पड़ोसी पहल नीति की भी पूरी गंभीरता से घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 दिसंबर 2015 को अफगानिस्तान और रूस से अपनी वापसी की यात्रा पर लाहौर में एक अघोषित 2 घंटे का स्टॉप ओवर बनाया। इससे पहले जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में अपनी बैठक के दौरान मोदी और नवाज शरीफ ने इसके व्यापक के रूप में वर्णित वार्ता लॉन्च करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देशों के बीच एक संक्षिप्त वार्ता के बाद वायुसेना स्टेशन आतंकवादी हमलों पर द्विपक्षीय चर्चा फिर से रुक गई। इसके बाद 2016 में पठानकोट हमला हुआ, जिसमें बहुत सारे हथियारों के साथ आतंकवादी समूह ने वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के हिस्से में पठानकोट वायुसेना पर हमला किया था। हमलावर जैसे मोहम्मद के थे और आतंकवादी इस्लामी, जो कि एक इस्लामी आतंकवादी समूह है जिसमें भारत सहित भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन नामित किया गया है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में दरार आ गई इस हमले के बाद ही 18 सितंबर 2016 को उसी साल दूसरा आतंकवादी हमला हुआ, जो कि 2 दशकों में सुरक्षा बलों के सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था। ये भी जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने किया था, जो कि कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के शिविर पर हमला था। इसके परिणाम स्वरूप 19 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई। उसके बाद भारत ने 16वें सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया, जो कि 2016 में नवंबर में इस्लामाबाद में आयोजित होना था। इस क्षेत्र में सीमा पार आतंकवादी हमलों में वृद्धि हुई और एक देश द्वारा सदस्य राज्यों को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का हवाला देते हुए इसे रद्द किया गया था। 28 सितंबर 2016 यानी कि 10 दिन बाद भारतीय सेना ने पीओके में एलओसी के पार जाकर आतंकवादी लॉन्च पैड्स के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करी, जिसमें 150 आतंकवादियों को मार दिया। 2016 के बाद से चल रहे टकराव और जारी आतंकवादी हमलों के परिणाम स्वरूप द्विपक्षीय संबंधों का पतन हुआ। इसके बाद पाकिस्तान से कोई भी संबंध नहीं रखे गए। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग करने और भारत के प्रति पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की है। पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करने की जनता की राय एक मजबूत राय बन चुकी है, जो कि 2017 में BBC वर्ल्ड सर्विस पोल के अनुसार 5% भारतीय पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक रूप देखते हैं, जबकि 85% नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जबकि 11% पाकिस्तानी भारत के प्रति सकारात्मक रूप रखते हैं और 92% नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं। तो आप ये ज़रूर बताइएगा 85% में आते हैं या 5% में। 2016 के बाद से
चल रहे टकराव और जारी आतंकवादी हमलों के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय संबंधों का पतन हुआ। कोई उम्मीद नहीं है दोबारा से संबंध शुरू होने की। 2019 में संबंध को और बिगड़ गए जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में भारतीय काफिले पर हमला हुआ। 40 भारतीय सैनिक मारे गए। भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों ने LOC पार किया, पाकिस्तान के खैबर आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया। यह एक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर एक पूर्वव्यापी हड़ताल थी। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। भारत के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पाकिस्तान वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों पर निशाना बनाने की कोशिश की तो तनाव बढ़ गया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति को रद्द कर दिया। भारत ने पाकिस्तान से आयात पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 200% कर दिया और जिससे पाकिस्तान के परिवहन और सीमेंट प्रभावित हुए। पाकिस्तान ने भारत जाने वाली उड़ानों और हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। इसके बाद जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म कर दिया भारत ने और संविधान में से अनुच्छेद 170 को ख़त्म कर दिया जो कि लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तान ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया और भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया। द्विपक्षीय और व्यापार संबंधों को काट दिया। गाइस, ये था सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। अगले यूनिट देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। गाइस, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। Thank you for watching. Please guys, like, subscribe and share.